नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, एक वीडियो 2 दिन से लगातार वायरल हो रहा है। जीतू मुंडा नाम का क्योझर का एक आदिवासी, उसकी बहन कालरा मुंडा का जनवरी में देहांत हो गया था। उसने कुछ दिन पहले ही अपने मवेशी बेचे थे और उससे करीब 20,000 रुपए, उससे कुछ कम, बल्कि शायद 19,300 या 400 रुपए या 600 रुपए उड़ीसा ग्रामीण बैंक में पड़े हुए थे। जीतू मुंडा बैंक पहुंचा। उसने कोशिश की कि उसकी बहन का पैसा उसको मिल जाए। बैंक ने उसे सर्टिफिकेट मांगा, मृत्यु का सबूत मांगा। इसके पास कोई और सबूत नहीं था। जीतू मुंडा गया, उसने कब्र से अपनी बहन का शव निकाला और उसको कंधों पे ढोता हुआ बैंक पहुंच गया। ये एक भयावह दृश्य था और आज की रील बनाने वाली संस्कृति में किसी ने उसका रील बना लिया और अचानक वो वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद सबकी आंख खुली, बैंक की भी। बैंक ने तुरंत उसको उसका पैसा जुटाने का इंतजाम किया, उसके कागज दुरुस्त करवाए। शायद प्रशासन ने भी उसकी मदद की, उसको कुछ अतिरिक्त मदद मिली। लेकिन जब मैं ये दृश्य देख रहा था, वो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, एक शव को अपने कंधे पे लेके चलता जैसे एक दूसरा शव, मुझे बहुत सारी पंक्तियां याद आईं। ये मृत्यु उपत्यका नहीं है मेरा देश। दुष्यंत याद आए, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। लेकिन जीतू मुंडा के माथे पे कोई चोट का निशान नहीं था। वो तो बिल्कुल निरपेक्ष सा, तटस्थ सा चला जा रहा था, जैसे वो खुद एक शव हो, जैसे वो कुछ भी महसूस करना भूल चुका हो। असल में चोट उसके माथे पे नहीं, उसकी आत्मा में लगी थी, और बहुत गहरी चोट जैसे सब कुछ सुन्न कर देती है। उसकी आत्मा सुन्न हो चुकी थी। और ये एक दिन की छोट चोट नहीं रही होगी, ये बरसों की, जो लगातार ये एहसास कराए जाने की कि तुम गरीब हो, तुम पराये हो, तुम इस दफ्तर में नहीं आ सकते, तुम इस सड़क में नहीं आ सकते, तुम इस बैंक में नहीं आ सकते। ये जो परायेपन और छोटेपन का बोध उसको लगातार कराया जाता रहा होगा, इस बैंक मैनेजर द्वारा नहीं, इन जनरल लगातार इस देश में गरीबों की स्थिति यही बना दी जाती है। तो उसने उसको बिल्कुल सुन्न सुन्न कर दिया होगा। पैसे की जरूरत रही होगी, पैसा कहां से आए। हो सकता है थोड़ा मानसिक तौर पे वो विक्षिप्त भी रहा होगा। मैं सोचता हूं कि लेकिन क्या वो इतना अकेला था? क्या किसी ने उसको शव निकालते देखा नहीं? क्या रास्ते में किसी ने उसको टोका नहीं? क्या हो रहा था हमारे चारों ओर? क्या सिर्फ वही एक शव था जो उसके कंधों पे था, या खुद भी वो एक शव में बदल गया था? या तमाम लोग जो उसको देख रहे थे, क्या मुर्दा हो चुके लोग थे? कबीर याद आया, साधो ये मुर्दों का गांव। 600 साल पहले कबीर ने कहा था, साधो ये मुर्दों का गांव। और जैसे मुल्क, जैसे हम सब इसी तरह के मुर्दों में तब्दील होते जा रहे हैं। न कुछ देखते हैं, न कुछ सोचते हैं, बस रील बनाते रहते हैं। मैं जानता हूं कि बैंक मैनेजर की कोई गलती नहीं थी। मैंने इस पे एक पोस्ट लिखी तो बहुत सारे सवाल आने लगे। बैंक मैनेजर आखिर किस आधार पे एक मृत महिला का पैसा उसको दे देता? क्या उसने, क्या उचित नहीं होता कि वो प्रमाण मांगता जो उसने मांगा होगा? सबूत मांगना तो उसका काम था, कागज देखना तो उसका काम था। लेकिन मामला एक मैनेजर और एक गरीब आदमी के कागज का नहीं है। इस देश में उस रिश्ते का है जो इस देश के गरीब आदमी और इस देश के ताकतवर लोगों के बीच बन रहा है। वो रिश्ता जिसमें गरीब आदमी किसी लायक नहीं माना जाता है। जिस फ्लाईओवर के ऊपर से हम गुजरते हैं, उसके नीचे वो सोया रहता है। जिन रेस्टोरेंट्स में हम
खाना खा रहे होते हैं, उसके बाहर वो कहीं पड़ा रहता है। वो बैंक गया होगा, तब भी किसी ने उसको ठीक से समझा नहीं होगा। हो सकता है उसको दुत्कार दिया गया हो, बहुत संभव है तो उसको बहुत इज्जत से बात की गई हो, तो कहा गया हो कि जाओ भाई कागज लेके आओ। किसी ने परवाह नहीं की होगी कि उसकी मानसिक स्थिति को समझें, उसको देखें। हम एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से सवाल करना भूल गए हैं। मुझे एक तीसरी कहानी याद आई, विक्रम बेताल की। बेताल विक्रम के कंधे पे चढ़ जाता है और उसके बाद कहता है कि एक सवाल पूछता हूं, एक कहानी सुनाता हूं, उस सवाल का सही जवाब दो, नहीं तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन आज हमारे कांधों पे कोई बेताल सवार नहीं है। हम विक्रम की तरह कोई कहानी सुनने को, उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारे सिर कहीं से 100 टुकड़ों में नहीं बटेंगे, हम शर्मिंदा नहीं होंगे। हम तो अभी से बैंक मैनेजर को बचाने में लगे हैं, जैसे बैंक मैनेजर का कोई कसूर हो ही ना हो। एक अधिकारी के रूप में निश्चय ही उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अचानक ऐसा कैसे हुआ कि जब इस आदमी की खबर मीडिया में गई, जब सबने देखा कि अरे ये तो अपनी बहन का शव लेकर बैंक में पहुंच गया है, तो सबको लगा कि इसके कागज दुरुस्त करवाने चाहिए। सबने उसके कागज दुरुस्त करवाए और जो काम पता नहीं कब से टल रहा था, वो फौरन निबट गया। आप याद कर सकते हैं दोस्तों, तो इस देश में अचानक कागज आदमी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ज्यादा जरूरी हो गया है। जो नागरिकता संशोधन कानून आया, उसके खिलाफ बहुत आंदोलन चले, कहा गया कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन कागज तो दिखाना पड़ेगा। ये इधर चुनाव आयोग ने भी साबित कर दिया कि वो धीरे धीरे अगर आप कागज नहीं दिखाएंगे तो आपकी नागरिकता नहीं मानेगा। और कागज कहां है? कागज बहुत मुश्किल से मिलता है। जिनके पास साधन होते हैं उनको भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। अभी जो वोटर लिस्ट बन रही है, जो एसआईआर हो रहा है, जो उसमें नए नाम जुड़ रहे हैं, सबको पानी पिला दिया जा रहा है बिल्कुल कागज के नाम पे। क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है कि 2002 में आपने कहां वोट डाला था। 2002 से 2026 आते आते हिंदुस्तान का राजनीतिक नक्शा काफी बदल चुका है। उस समय जो विधानसभा सीटें थीं, उनके नाम बदल चुके हैं। खुद मुझे अपने बेटे के वोटर आई कार्ड बनवाने में इतनी मशक्कत लगी, कई लोगों को फोन करना पड़ा, बार बार देखना पड़ा, तब समझ में आया। जबकि 2002 में इसी गाजियाबाद में, इसी जनसत्ता सोसाइटी में मेरा वोटर कार्ड बना था, तब ये स्थिति मेरे साथ आई। जिनके घर हर 2-4 साल में बदलते रहे हों, जो मेहनतकश लोग अलग अलग शहरों को बसाने में 2 जून की रोटी जुटाने के लिए उन शहरों में जाते रहे हों, वो कैसे याद करें कि 2002 में उन्होंने कहां वोट डाला था? कैसे वो बताएं कि उनके पिता कहां थे उस समय? चुनाव आयोग ये सब नहीं सुनने जा रहा है। कागज दिखाओ, कागज का सही मिलान होगा तब वोट दोगे, नहीं तो नागरिक होने का जो सबसे स्वाभाविक अधिकार है, जो समता का सबसे बड़ा प्रमाण है, एक वोट, कि एक वोट सबका है, वो मेरा भी है, वो वोट तुमसे छीन लिया जाएगा। तो दोस्तों, कहानी क्योंझर के आदिवासी की हो, क्योंकि वो आदिवासी जीतू मुंडा जानता क्या है? वो अपने पेड़ों को जानता है जो काटे जा रहे हैं, वो अपने पर्वतों को जानता है जो लगातार उजाड़े नंगे होते जा रहे हैं, वो अपने जंगलों को पहचानता है जो लगातार उजाड़े जा रहे हैं, वो अपनी नदियों को जानता है जो लगातार सूखती जा रही हैं। उसको मालूम है कि उसका जीना जो है इसी तरह कम नदी, कम जंगल, कम पहाड़ के बीच किसी तरह संभव हो रहा है। इसी में वो कागज को नहीं जानता है, कागज को नहीं जानता है, वो कब्र जानता है, अपनी बहन का शव जो कंकाल जैसा हो चुका है उसको पहचानता है, उसको लेकर आ जाता है सामने। और हम तमाम लोग जो कंकाल होते जा रहे हैं,
अचानक चिहुक कर जाग जाते हैं। दोस्तों, कभी इस त्रासदी पे ठीक से विचार कीजिएगा। ये किसी बैंक मैनेजर की या बैंक की कार्यवाही के खिलाफ टिप्पणी नहीं है। ये उस आदमी के लिए टिप्पणी है जिसे कहीं कोई जगह नहीं मिलती। शुक्रिया।